नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 का ये क्वेश्चन पेपर है। अभी रिसेंटली नवंबर 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। उसी का ये 17 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले की वीडियो में हमने 120 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया हुआ है। इस वीडियो में हम 120 से आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और इस वीडियो से कंप्लीट 17 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन का हम आगाज़ करते हैं और इसमें 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर जो क्वेश्चन है कि किस लाइटनिंग स्कीम में कुल प्रकाश व्यवस्था 60% से 90% विसरित परावर्तन के लिए छत ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना परसेंट, 60 से 90%, ये कौन सी व्यवस्था है। लाइटनिंग में व्यवस्था जो होती है वो टोटल 4 प्रकार की होती है। अगर इसमें बात करें कि डायरेक्ट सिस्टम, जैसे यहाँ पे लिखा गया है डायरेक्ट सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि 90% जो लाइट होती है वो नीचे जाती है और 10% ऊपर जाती है। इसके बाद इनडायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है कि ठीक डायरेक्ट का उल्टा हो जाएगा, इसमें 90% ऊपर जाएगा और 10% नीचे जाएगा। इसके बाद सेमी डायरेक्ट में क्या होता है कि 60% से 90% लाइट नीचे जाती है और 40% से 10% लाइट ऊपर जाती है। इसके बाद सेमी इनडायरेक्ट में क्या होता है कि सेमी इनडायरेक्ट में 60% से 90% लाइट ऊपर जाती है और इसमें 40% से 10% लाइट जो होती है वो नीचे जाती है। पूछा यहाँ पे है कि 60% से 90% लाइट ऊपर की तरफ जा रही है, तो देखिए 60% से 90% लाइट ऊपर हम दिखाए हैं, ऊपर जा रही है, तो ये कौन सी व्यवस्था है, सेमी इनडायरेक्ट व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही 4 टाइप के इस पे प्रश्न बनते हैं, इसको आप कंप्लीट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 122 नंबर क्वेश्चन कि किसी विद्युत प्रणाली में डॉट डॉट को मापने के लिए एक धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में 2 ट्रांसफार्मर आते हैं, एक हम जिसे पीटी बोलते हैं और एक को हम सीटी बोलते हैं। पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। पीटी जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और सीटी जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जहाँ पे हमको हायर मान की वोल्टेज को मेज़र करना होगा तो वहाँ पे हम पीटी को प्रीफर करते हैं, और जहाँ पे हमें करंट हायर मान की मेज़र करनी होगी तो वहाँ पे हम सीटी को प्रीफर किया जाता है। यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर की बात किया है तो इसे हम सीटी बोलेंगे और इसके द्वारा क्या किया जाएगा तो उच्च मान की एसी करंट को मेज़र किया जाएगा। यानी ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 123 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको आप सब ध्यान से देखिएगा। 123 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि धारा का प्रभाव 10 मिली एम्पियर है तो 5 माइक्रोकूलम आवेश को परिपथ में एक बिंदु से गुजारने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे करंट का मान जो दिया गया है 10 मिली एम्पियर दिया गया है और आवेश चार्ज जो है वो 5 माइक्रोकूलम है, तो टाइम पूछा है। अब यहाँ पे क्या होगा, धारा I इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। यहाँ से टी हमें निकालना है तो टी निकालेंगे तो Q अपान I लिख देंगे। अब Q का मान, आप Q जो है आवेश है तो यहाँ देखिए मान दिया गया है 5 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ अपान I जो है ये 10 मिली एम्पियर है तो 10 मिली एम्पियर का मतलब है 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे में माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं। अब इसमें 10 से आप भाग दे दीजिए तो 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस 3। अब क्या हो जाएगा कि 0.5 इंटू 10⁻⁻³ और -3 का मतलब होता है मिली,
क्योंकि 10⁻³ 1 मिली। अब क्या करेंगे कि 0.5 और 10⁻³ का मतलब मिली, और हमने निकाला क्या है, टाइम, तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड, यानी 0.5 मिली सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 124 नंबर की, किस प्रकार का भूसंपर्कन सस्ता होता है और भूसंपर्कन का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने का एक तरीका है। अर्थिंग में जब आप बढ़ेंगे तो पाइप अर्थिंग होती है, राड अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग होती है, स्ट्रिप अर्थिंग होती है, ये सभी अर्थिंग के ही टाइप हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि सस्ते है, कौन सा सस्ता है, तो सस्ता में जो होता है कि एक पाइप लीजिए और उसको ज़मीन में डाल दीजिए, सीधे ऐसे डाल दीजिए, तो ये जो होता है ये एक सस्ता तरीका है। हैमर से आप मार देंगे तो ज़मीन में चला जाएगा और यहाँ पे आप वायर को बांध करके इसको यूजली आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है, पाइप अर्थिंग। ऑप्शन सस्ते की बात किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 125 नंबर की, एक 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर पूर्ण लोड पर 101 एम्पियर की धारा लेती है। फील्ड और आर्मेचर प्रतिरोध जो है वह 200 ओम और 0.2 ओम है। कुल कॉपर लॉस बताना है। अब डीसी शंट मोटर है तो कॉपर लॉस कहाँ कहाँ होगा, तो एक तो आर्मेचर में होगा और एक शंट फील्ड वाइंडिंग में होगा, क्योंकि शंट मोटर है। अब क्या करते हैं कि पहले हम आर्मेचर करंट ज्ञात करते हैं। तो मोटर के केस में आर्मेचर करंट जो होती है, आर्मेचर करंट इक्वल टू लोड करंट माइनस शंट फील्ड करंट। अब लोड करंट यहाँ पे देखिए 101 दिया गया है, माइनस शंट फील्ड करंट। अब कैसे निकालेंगे, तो शंट मोटर है तो इसमें जो लोड के क्रॉस होगा, शंट फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस होगा, आर्मेचर के क्रॉस होगा, इसका सर्किट जो होता है पैरेलल सर्किट होता है, तो वोल्टेज सेम होगी, 200 वोल्ट होगा। तो शंट फील्ड करंट जो निकालेंगे यहाँ पे 200 हम रखेंगे अपन शंट फील्ड का रजिस्टेंस रखेंगे। तो शंट फील्ड का रजिस्टेंस यहाँ पे देखिए 200 ओम दिया गया है, 200, ये एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 101 माइनस 1 जो होगा वह 100 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आर्मेचर करंट हमें 100 मिल गई। अब यहाँ से आर्मेचर में कॉपर लॉस हमें निकालना होगा, तो RA² मतलब आर्मेचर की करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर की करंट जो है वो 100 है, तो 100 का स्क्वायर इंटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए दिया गया है 0.2। जब इसमें आप स्क्वायर करेंगे 100 का तो 1 पर 4 जीरो हो जाएंगे इंटू 0.2, तो पॉइंट ये हटाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 1000 इंटू 2 जो आएगा वो 2000 आएगा, यानी आर्मेचर में जो कॉपर लॉस हुआ वो 2000 का हुआ। अब शंट फील्ड का कॉपर लॉस निकालते हैं, तो शंट फील्ड का जब कॉपर लॉस निकालेंगे तो शंट फील्ड की करंट इंटू शंट फील्ड का रजिस्टेंस, शंट फील्ड करंट का स्क्वायर इंटू शंट फील्ड का रजिस्टेंस। शंट फील्ड करंट जो है वो कितनी आई थी, तो 1 आया था, तो 1 का स्क्वायर इंटू शंट फील्ड का रजिस्टेंस। तो शंट फील्ड का रजिस्टेंस देखिए यहाँ पे 200 दिया गया है, तो ये 200 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 200, ये 200 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हमें पूछा है कि कुल कॉपर लॉस। अब कुल कॉपर लॉस कैसे होगा, तो देखिए आर्मेचर वाइंडिंग में टोटल कितना हुआ था 2000 का, प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग में कितने का हुआ 200, तो 2000 प्लस 200 2200। चूंकि टोटल ये पावर है तो इसका मात्रक भी वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 2200 वाट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है 126 नंबर कि इन ए ट्रांजिस्टर व्हिच रीजन इज मोस्टली हैवली डोप्ड। हैवली डोप्ड का मतलब है कि ट्रांजिस्टर में कौन सा ऐसा रीजन है जो अत्यधिक डोपिंग किया जाता है, उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। तो पहले तो जानिए ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर में पार्ट कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक ये एमीटर का पार्ट है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। क्षेत्रफल के हिसाब से जाएंगे तो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वह कलेक्टर होता है, इससे थोड़ा सा छोटा एमीटर होता है, सबसे छोटा पतला बेस हो जाता है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। डोपिंग के हिसाब से जब आप जाएंगे तो डोपिंग सबसे ज़्यादा एमीटर में होती है, इससे कम कलेक्टर में होती है और सबसे कम बेस में होती है। यहाँ डोपिंग की बात किया गया था, हाईली डोप्ड कौन है, एमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और मॉडरेट कहता तो कलेक्टर हो जाता, और लो कहता तो फिर बेस हो जाता। यही 3 इसके पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, 127 नंबर की, एक परिनालिका में आपेक्षिक चुंबकशीलता 401 वाले एक पदार्थ की कोर है। परिनालिका की वाइंडिंग की कोर से विद्युत राहित किया जाता है, बाधित किया जाता है, तो इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, कम हो जा रही है। यदि फेरों की संख्या जो है वह प्रति मीटर 1000 टर्न है, तो फिर चुंबकन बल का मान क्या होगा। H इक्वल टू पूछा है तो म्यू इंटू आई इंटू फेरों की संख्या n। अब म्यू का जो मान है, चुंबकशीलता यहाँ पे देखिए 401 दिया है, इंटू करंट इसमें जो फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है, इंटू इसमें टर्न की जो संख्या है वो 1000 है। अब क्या करेंगे कि इसमें इंटू कर देंगे, तो ये 2 0 2, 401 में 2 से गुणा करेंगे तो 802 हो जाएगा, पर 3 0 हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे कि इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन में सभी पावर में बनाया है, तो पावर में इसको बनाएंगे। तो मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ है, इसको पॉइंट को यहाँ लेके आना है, तो 1 2 3 4 5 अंक तो खिसकाएंगे, यानी 8.0 इंटू 10 टू दी पावर 5, और इसका मात्रक जो होता है एम्पियर बाई मीटर। इसको ध्यान रखिएगा, 10 टू द पावर 5 आया कैसे, हमने माना कि लास्ट में दशमलव है यहाँ पे, इसको 5 अंक तक हम खिसकाए हैं, इसलिए 10 टू द पावर 5 आया है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 8 इंटू 10 टू द पावर 5 एम्पियर प्रति मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 128 नंबर की, ट्रांसफार्मर के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले बुकोज रिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ट्रांसफार्मर है, उसको प्रोटेक्शन के लिए बुकोज रिले जो स्थापित होती है उसके बारे में जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही नहीं है। यह सभी प्रकार के प्रारंभिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। बुकोज रिले जो होता है वो ट्रांसफार्मर में सिर्फ व सिर्फ इंटरनल फॉल्ट, आंतरिक दोष के लिए ही प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद है कि ये सुरक्षा, हाँ बिल्कुल ये तो सही है, ऑप्शन ए जो सही है। यहाँ पूछा जो है ना, नहीं में पूछा है कि यह सभी प्रकार के दोषों को फॉल्ट, बिल्कुल सही है। यह गैस प्रचालित उपकरण है, बिल्कुल सही है। उसके चैम्बर में गैस फ्लो होती है, 2 इसमें मरकरी बल्ब होते हैं, वो ऑपरेट होते हैं, एक जलता है और एक वॉइस देता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। डी जो है कि इसका उपयोग केवल तेल में, मतलब ऐसे ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाएगा जो ऑयल से कूल्ड होते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। और सी जो कह रहा है कि इसे ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक के भीतर, मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के बीच में जो पाइप लगती है उसी पर बाहर में ये स्थापित किया जाता है, जबकि ये कह रहा है कि अंदर में स्थापित किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, गलत पूछा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि बुकोज रिले जो होता है वह कंजर्वेटर टैंक ऊपर जो होता है उसकी बॉडी पे, और मेन टैंक जो होता है इसके जो जोड़ने वाली पाइप होती है, इसी पे 9.5 डिग्री 9.8 डिग्री के एंगल पर इस बुकोज रिले को स्थापित किया जाता है। इस एंगल को आप जरूर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 130 नंबर की, निम्नलिखित हैंड टूल की पहचान कीजिए। ये जो आपको हैंड टूल दिखाई दे रहा है ये किसका है, तो देखिए ये जो हैंड टूल है वह सोल्डरिंग का है, यानी सोल्डरिंग आयरन है। यहाँ सप्लाई हम देंगे और यहाँ पे इसका बीट है जो कि कापर का बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है सोल्डरिंग आयरन है, किसी 2 पार्टों को जोड़ना होगा तो वहाँ पे हमको उस पार्ट को हिट करने और फ्लक्स को, सोल्डर को गलाने के लिए यूज किया जाता है सोल्डरिंग आयरन। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ये उपकरण जो दिखाई दे रहा है वो सोल्डरिंग आयरन का है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, इसमें 131 नंबर में के नीचे दिए गए परिपथ में धारा का आरएमएस मान क्या होगा। करंट का आरएमएस मान क्या है,
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि टोटल जो सप्लाई वोल्टेज है वो 200 वोल्ट का है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी ये वोल्टेज का आरएमएस मान है। यहाँ पे रजिस्टेंस जो है 20 ओम का है और इंडक्टेंस का जो मान है कॉम्प्लेक्स नंबर में वह 20 ओम का है और कैपेसिटेंस का भी मान कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है, वो भी 20 ओम का है। तो हम यहाँ पे पहले टोटल इम्पीडेंस निकालेंगे तो Z इक्वल टू √R² प्लस कोष्ट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इक्वल टू √R² का मतलब है, देखिए यहाँ पे R का मान दिया है 20 का स्क्वायर प्लस XL 20 है माइनस XC भी 20 है का होल स्क्वायर। अब ये 20 से 20 मारा जाएगा तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया। अब ये पार्ट 0 हो गया तो Z इक्वल टू √20 का स्क्वायर हुआ, बाहर में आएगा तो Z इक्वल टू 20 हो गया। अब जब Z 20 हो गया तो यहाँ से हम RMS मान करंट निकालेंगे तो करंट I इक्वल टू जो हो जाएगा V/R हो जाएगा। R के बदले यहाँ हम Z यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में 3 पार्ट दिए गए हैं तो ये Z हम लिख देंगे। अब वोल्टेज जो देखिए RMS मान में दिया गया है 200 अपान हमने टोटल रेजिस्टेंस में सिर्फ रेजिस्टेंस, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस जब आता है ना तो उसमें R भी होता है, XL भी होता है, XC भी होता है। तो ये टोटल इम्पीडेंस जो है वो 20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 मारा जाएगा, 2 से ये 2 मारा जाएगा तो ये कितना बचा, यहाँ आया 10। हमने क्या निकाला करंट, तो ये 10 मिली एम्पियर 10 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 132 नंबर की व्यवहारिक चिकित्सा किस प्रकार के औद्योगिक खतरों के लिए एक प्रभावी उपचार है। व्यवहारिक चिकित्सा जो है वह किस प्रकार के इंडस्ट्रियल खतरों से प्रभावी उपचार होता है, तो ये मनोसामाजिक खतरों के लिए ये प्रोटेक्शन होता है। ऑप्शन जो होगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग से खतरों के लिए ऑयली, शॉर्ट सर्किट, इसमें जो आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 133 नंबर की पश्चता शक्ति गुणक यानी लैगिंग पावर फैक्टर पर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड बिन में यानी वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो सकता है। पश्चगामी है, लैगिंग है। लैगिंग का मतलब है कि नो लोड पर इसका वोल्टेज जो होता है वो ज़्यादा है और लोड देने पर वोल्टेज थोड़ा घट जा रहा है। तो फिर वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या है, नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड इंटू 100 हो जाएगा परसेंटेज में। तो ये बताइए कि ये वाला टर्म ज़्यादा है और ये वाला टर्म लोड के बाद का है तो ये कम हो जा रहा है। तो फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो मान तो आएगा लेकिन वो पॉजिटिव में ही हमेशा रहेगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी ये मान जो होगा सदैव धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही चीज़ लीडिंग पावर फैक्टर की होती तो वह निगेटिव हो जाता, उस केस में ऑप्शन नंबर सी सही होता। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 134 नंबर की एक उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के लिए धारा प्रवर्धक गुणांक के लिए सही व्यंजक का मान बताइए। इसमें देखिए ये जो होता है एमीटर होता है, ये जो है बेस है और ये कलेक्टर है। यहाँ से हम अल्फ़ा को कह देंगे, यहाँ से हम बीटा को कह देंगे और यहाँ से हम गामा को कह देंगे। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का जैसे मान निकालना होगा तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या कह सकते हैं, कहाँ तीर आके लग रहा है सी के पास, यानी कलेक्टर करंट कहाँ से आया है एमीटर से, तो एमीटर करंट, ये अल्फ़ा का मान हो जाएगा। बीटा जब निकालेंगे तो देखिए बीटा कहाँ आ रहा है सी पर, तो आई सी अपन कहाँ से आया है बेस से, तो आई बी यानी बेस करंट हो गया। उसी तरह गामा जब हमको निकालना होगा तो गामा कहाँ पे आया है तीर ई पर, तो ई का मतलब है एमीटर करंट अपन कहाँ से है तो बेस से, बी से गया है ना, तो ये आई बी हो जाएगा। तो गामा का मान क्या मिला, एमीटर करंट अपन बेस करंट। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आप अल्फ़ा भी याद रखिएगा, बीटा भी याद रखिएगा, इसी तरह निकलेगा। ये शॉर्ट ट्रिक होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि जैसे कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और NEC के अनुशंसित छत और पंखे के तल से, मतलब छत जो है
छत है, छत से जो पंखा हम स्थापित करेंगे वह फर्श से कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो वह 2.75 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अब इसके आसपास वाला ऑप्शन नंबर बी ही दिया गया है 2.4, तो यहाँ पे 2.4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसको याद रखिएगा 2.75 होता है, ये मिनिमम होता है और मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, तो 3 मीटर। 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और 2.75 से कम भी नहीं होना चाहिए, इसी रेंज में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, फैन जो होता है नीचे से तो फर्श से हमने बता दिया, ऊपर से जो होता है वो कितना होता है, तो 30 सेंटीमीटर होता है और इसको mm में भी पूछा जाता है तो 300 mm होता है। इस टर्म को भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 136 नंबर की 100 MSCP वाला 500 वाट लैंप कार्यशील तल से 2 मीटर ऊपर लटकाया गया है, 2 मीटर ऊपर लटकाया गया है। लैंप के ठीक नीचे उत्पन्न होने वाले प्रदीप्ति का मान क्या होगा। देखिए लैंप जो है वह ऊपर से जो आ रहा है वो 2 मीटर की हाइट पे आ रहा है और इसमें टोटल वाट जो हो रहा है वह 500 वाट का टोटल वाट हो रहा है। तो फिर प्रदीप्ति क्या होगा, इल्यूमिनस क्या होगा, तो टोटल वाट अपन वर्टिकल डिस्टेंस जहाँ से वो आ रहा है तो यह 2 मीटर दिया है तो यह डिस्टेंस हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि टोटल वाटेज कितना है इसका, तो 500 वाट का है और वो डिस्टेंस जिस पर उस लैंप को कार्यशील बनाना है तो 2 मीटर। अब यहाँ से ये मारा जाएगा तो ये 250 हो जाएगा। मात्रक ल्यूमिनस का क्या होता है, लक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी 250 लक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 137 नंबर की पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण डॉट डॉट के सिद्धांत पे काम करता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है वह विद्युत गतिशील प्रभाव पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा ये सिर्फ डीसी पे वर्क करता है। इसमें कंट्रोलिंग की बात किया जाए तो कंट्रोलिंग स्प्रिंग से दी जाती है और डैम्पिंग की बात किया जाए तो इसमें एडी करंट डैम्पिंग होता है और इसका पैमाना जो होता है वो लीनियर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यह एमआई इंस्ट्रूमेंट की बात करता, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो ये किस सिद्धांत पे वर्क करता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो ये चुंबकीय प्रभाव पे वर्क करता है। इसका पैमाना जो होता है नॉन लीनियर होता है और यह मूविंग आयरन यानी एमआई इंस्ट्रूमेंट AC प्लस DC दोनों पे समान रूप से वर्क करता है। और इसमें डैम्पिंग की बात किया जाए तो इसमें डैम्पिंग जो होगी वह एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। कंट्रोलिंग की बात किया जाए तो यह भी स्प्रिंग कंट्रोलिंग होती है। सिद्धांत दोनों का अलग है, इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 138 नंबर की यूजेटी में डॉट डॉट PN जंक्शन होता है और डॉट डॉट टर्मिनल है। इसको मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, आप वहाँ पे ज़रूर जा करके पोल इसका कीजिएगा। यूजेटी का मतलब होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके करेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो यह निगेटिव करेक्टरिस्टिक का होता है। डिवाइस की बात किया जाए तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत यूजेटी आता है। यूजेटी में आप कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसमें जो होता है ये एमीटर पार्ट होता है और यहाँ पे इसका बेस हो जाता है और यहाँ पे बेस होता है। ये डबल बेस वाला इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, बेस 1 और बेस 2 होता है। इन दोनों बेस 1 बेस 2 के बीच रेजिस्टेंस जो होता है वह 5 किलो ओम से 10 किलो ओम हो जाता है। तो टर्मिनल कितने मिले, एमीटर बेस 1 बेस 2 यानी 3 टर्मिनल हो गए। अब इसमें जंक्शन की बात किया जाए तो इसमें जंक्शन जो होता है वह एक होता है, सिर्फ एक होता है। तो देखिए यहाँ जंक्शन एक है, टर्मिनल 3 है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आएगा। इसके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने बताया उसको ज़रूर आप याद रखिएगा। इसका यूज़ खूब पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में यूजेटी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 139 नंबर की 100 सेल की बैटरी को 200 वोल्ट की आपूर्ति से आवेशित किया जाता है। प्रत्येक सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस 0.05 ओम है। यदि आवेशन की शुरुआत में प्रत्येक सेल का EMF 1 वोल्ट है तो प्रारंभिक आवेशन धारा को
5 एम्पियर तक सीमित करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध का मान क्या होगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात किया है तो I इक्वल टू एन ई अपान एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर, स्मॉल जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। करंट जो है यहाँ पे देखिए 5 एम्पियर का है तो 5 इक्वल टू टोटल एन मतलब टोटल सेल की संख्या कितनी है तो 100 है, तो 100 कर देंगे इनटू इसका जो वोल्टेज है वो कितना ईएमएफ है वह 1 है अपान एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें बताना है और इंटरनल सेल कितने टोटल हैं तो 100 है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे देखिए 0.05 दिया है। जब आप इसमें इनटू करेंगे तो ये टोटल जो टर्म बनेगा वो 5 हो जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये क्या हुआ कि r प्लस 5 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब इसमें करेंगे तो 5r हो जाएगा प्लस 5 25 हो जाएगा इक्वल टू इस वाला टर्म 100 हो जाएगा। अब इसको जब इधर करेंगे तो 100 माइनस 25 75 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि 5r इक्वल टू 75। अब यहाँ से 15 बचे 75 तो R का जो मान मिला वो 15 ओम मिला। यही R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इसी का मान पूछा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 140 नंबर की 500 वाट रेटेड वाला एक विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन परिचालित होता है तो 5 रुपया प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसे 30 दिन तक परिचालित करने के लिए ऊर्जा कितनी लागत लगेगी, मतलब कितना रुपया खर्च आएगा। तो इसके लिए यूनिट मतलब 1 यूनिट इक्वल टू होता है वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपान 1000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि वाट कितने का है तो 500 वाट का है इंटू घंटा कितने दिन पर डे चलता है 10 घंटा, कितने दिन का निकालना है पूछा है 30 दिन का अपान 1000। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा और ये 10 से 10 मारा जाएगा, पंक्ति आई 15 यानी 150 हो गया। अब 150 यूनिट हुआ, हमारा टोटल यूनिट कितना हुआ 150। अब कह रहा है कि 1 यूनिट का जो खर्च आएगा वो 5 है तो इंटू 5 कर देंगे तो टोटल हमारा पैसा हो जाएगा 15 बचे 75 और 1 जीरो 750 रुपया हमें पे करना होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 141 नंबर की लेड एसिड बैटरी में एनोड से बना होता है और कैथोड से बना। एनोड का मतलब है कि धनात्मक टर्मिनल किसका बना होता है तो याद रखिएगा PbO2। PbO2 लेड परऑक्साइड होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल लेड एसिड बैटरी में बनता है और कैथोड का मतलब होता है निगेटिव टर्मिनल, ये किसका बना होता है तो ये Pb का बनता है, इसे हम स्पॉन्जी लेड बोलते हैं। ये तो है चार्जिंग के कंडीशन में। अगर प्रश्न बनता है कि लेड एसिड बैटरी फुल्ली चार्ज है तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल किसका बनेगा तो PbO2 का बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल Pb बनेगा। लेकिन अगर लेड एसिड बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर उसके दोनों टर्मिनल क्या हो जाएंगे तो PbSO4 बन जाते हैं, लेड सल्फेट बन जाते हैं डिस्चार्ज के कंडीशन में दोनों प्लेन। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट का क्या यूज किया जाता है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे पूछा जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी एनोड कैथोड किसके बनते हैं तो PbO2 और Pb के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 142 नंबर की DC सीरीज मोटर की सामान्य गति से अधिक नॉर्मल से ऊपर गति को नियंत्रित करना है तो फिर कौन सी विधि का हम यूज़ करते हैं। याद रखिएगा DC सीरीज मोटर की कंट्रोलिंग की जो विधियां होती हैं टोटल 6 होती हैं। इसमें कह रहा है कि बेस से अधिक की स्पीड की मोटर को हमें कंट्रोल करना है तो फील्ड डाइवर्टर विधि बेस से ऊपर के लिए होता है और फील्ड टैपिंग विधि भी वह बेस से ऊपर का होता है। तो ऑप्शन ए मतलब 1 और
तीन ये दोनों जो है बेस से ऊपर के लिए कंट्रोलिंग है। आर्मेचर कंट्रोलिंग विधि जो होती है वो बेस स्पीड से कम के लिए होती है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, यानी 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सीरीज पैरेलल करके भी हम कंट्रोलिंग करते हैं, वोल्टेज के द्वारा भी कंट्रोलिंग किया जाता है, वार्ड लियोनार्ड मेथड के द्वारा भी इसकी कंट्रोलिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है 143 नंबर की डाट डाट की मिश्र धातु का गलनांक होगा और इसका उपयोग विद्युत तारों के सोल्डर के रूप में किया जाएगा। कौन सी ऐसी मिश्र धातु है जिसका गलनांक कम होता है और इसे हम सोल्डरिंग के रूप में यूज करते हैं? तो सीसा होता है जिसे हम पीबी बोलते हैं, और एक एसन टीन होता है। इन दोनों का मिश्रण हमें सोल्डरिंग के रूप में यूज किया जाता है। टीन जो होता है इसकी मात्रा जितनी हम अधिक करते चले जाएंगे तो इसका गलनांक उतने ही कम होता चला जाएगा। अब इसमें बात किया जाए तो यह 63% होता है और ये 37% होता है। इस रेशियो पर जो इसका गलनांक होता है वह 188 सेंटीग्रेड होता है। फिलहाल यहाँ ऑप्शन नंबर डी शीशे और टीन का मिश्रण हम यूज करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका जब हमें गलनांक कम करना होगा तो फिर इसमें टीन की मात्रा को बढ़ाएंगे और उसी रेशियो में लेड को घटाएंगे। अगर इसके गलनांक को ज़्यादा करना होगा तो हमें टीन की मात्रा को घटाना होगा और लेड की मात्रा को बढ़ाना होगा, क्योंकि टीन का गलनांक पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है 232 सेंटीग्रेड टीन का गलनांक होता है। इस चीज़ को भी आप ज़रूर याद रखिएगा, रेशियो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 144 नंबर की उत्पादन केंद्रों में बड़े अल्टरनेटर में डाट डाट का विन्यास किया जाता है। देखिए, अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन चलाने के हिसाब से जाइएगा तो दो तरीके से हम इसे ऑपरेट करते हैं। एक तो होता है कांस्टेंट मतलब स्थिर आर्मेचर टाइप, और दूसरा जो होता है कांस्टेंट फील्ड टाइप। तो इसमें दो कंडीशन होती है। अगर आप आर्मेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर फील्ड को रोटेटिंग रखना पड़ेगा। अगर फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर आर्मेचर को रोटेटिंग रखना पड़ेगा। तो देखिए, ये होता क्या है कि अगर छोटा अल्टरनेटर है तो वहाँ पे हम आर्मेचर को रोटेटिंग रखते हैं और फील्ड यानी फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन सामान्यतः बड़ा अगर अल्टरनेटर है तो उस केस में आर्मेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं और फील्ड को रोटेटिंग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर है एक पार्ट होता है, इसको रोटेटिंग करेंगे तो इसमें डैमेज आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, गड़बड़ी खराबी ज़्यादा आएगी। अब इसको चलने वाले पार्ट को, बड़ा पार्ट है, इसको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं और फ्लक्स को रोटेट कराते हैं तो फिर उस मशीन में डैमेज खराबी के चांसेस कम बन जाते हैं, इसीलिए ऐसा हम करते हैं। तो स्थैतिक आर्मेचर यानी स्थिर आर्मेचर को कर देंगे और फील्ड फ्लक्स को रोटेटिंग कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा अल्टरनेटर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर छोटा अल्टरनेटर होता तो इसका ठीक अपोजिट हम प्रीफर करते, यानी वहाँ पे हम आर्मेचर को रोटेटिंग कर देते, फ्लक्स को कांस्टेंट स्थैतिक कर देते। अगला क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को मापना है, ऊर्जा मापना है तो हमें वाट घंटा मीटर यानी एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एनर्जी मीटर जो होता है वो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है? तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। इस टर्म को भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 146 नंबर की 6% के पूर्ण लोड विसर्पण के साथ चलने वाले 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर में पूर्ण लोड पर रोटर प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति क्या होगी? रोटर फ्रीक्वेंसी पूछा है। अब यहाँ पे देखिए, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज का है, पोल की संख्या 4 है और स्लीप इसमें जो है परसेंटेज वो 6% का है। तो फार्मूला जो होता है रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लीप परसेंट इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे स्लीप जो है क्वेश्चन में दिया गया है 6%, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 है तो इनटू 50 कर देंगे। 50 दूनी का 100, 2 तिहाई 6 यानी 3 हर्ट्ज रोटर फ्रीक्वेंसी का मान होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला जो क्वेश्चन है 147 नंबर की तापीय साम्यावस्था में अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और छिद्र यानी होल्स की सांद्रता क्या होगी जब Ne मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, NH मतलब होल की संख्या और Ni का मतलब जो है वह नेज मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या होता है कि नेज की संख्या आप निकालेंगे यानी इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन या वाहक की संख्या निकालेंगे तो क्या होता है Ni मतलब नेज वाहक की संख्या इक्वल टू जो होता है अंडर रूट वह इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू होल की संख्या। अब ये जब रूट हटाएंगे तो क्या होगा, अगले टर्म में क्या करेंगे कि इनके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे तो नेज वाहक की संख्या का स्क्वायर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू होल की संख्या। अभी देखिए Ni स्क्वायर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू होल की संख्या, यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 148 नंबर की एक PMMC एमीटर में 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के आयताकार रूपक पर 20 फेरों की एक कुंडली है और यह 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर की एक समान फील्ड के साथ परिचालित होता है। कुंडली से 50 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर विक्षेपक बल आघूर्ण कितना होगा। यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क की बात किया गया है, PMMC इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क TD इक्वल टू होता है n यानी टर्न की संख्या B इंटू फ्लक्स घनत्व NBI यानी करंट इंटू A होता है यानी क्षेत्रफल। इसी में हम मान को पुट करेंगे। n जो है टर्न की संख्या, अब टर्न की संख्या यहाँ दिया गया है देखिए 20 फेरे इंटू 20 कर देंगे इंटू B जो है फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स घनत्व है 0.1 यानी 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बात सही है। I जो है करंट है तो यहाँ पे देखिए 50 मिली एम्पियर दिया है, मिली का मतलब है हमें इससे एम्पियर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा इंटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है वह 3 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करेंगे तो 100 इंटू 1 सेंटीमीटर तो इसके लिए भी 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था। अब क्या करेंगे कि ये 0 से ये 0 मारा जाएगा और 50 दूनी का 100 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 मारा जाएगा। अब ऊपर में हो गया 3 और नीचे में देखिए 1 पर 3 0 और यहाँ भी एक 100 बचा है तो 1 पर टोटल 3 या 2 5, 1 पर 5 0 हो जाएगा। अब इसको और बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर, नीचे में ये इसको 10 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। यही चीज़ देखिए यहाँ लिखा है 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन इंटू मीटर। एक प्रकार का ये टार्क है तो फिर टार्क का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 149 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। मतलब किसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो इसके दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है। अगर आर्मेचर रिएक्शन की बात किया जाए तो आर्मेचर रिएक्शन 2 प्रकार का होता है डीसी मशीनों में, अल्टरनेटर में 3 प्रकार का होता है लेकिन डीसी मशीन में 2 ही प्रकार होता है। एक तो होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और एक जो होता है डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग में होता है फ्लक्स घटता है, टर्मिनल वोल्टेज घटता है, लेकिन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में क्या होता है कि फ्लक्स में सिर्फ डिस्टोर्शन होगा, विरूपण होगा, लेकिन वहाँ पे वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ कह रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन के लिए सही नहीं स्टेटमेंट है डिस्टॉर्शन ऑफ मेन फ्लक्स में विरूपण आएगा, बात सही है। पुअर कम्यूटेशन, कम्यूटेशन खराब हो जाएगा, स्पार्किंग होने लगेगी, यह भी बात सही है। डिक्रीज इन मेन फ्लक्स घट जाएगा आर्मेचर रिएक्शन में, ये भी बात सही है। नो सेचुरेशन, सेचुरेशन नहीं होगा, सेचुरेशन का टर्म आएगा, यानी ऑप्शन जो होगा डी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 150 नंबर और ये क्वेश्चन पेपर का
अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद 17 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। यदि एक नेट आवेश Q और समय t में किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ परिच्छेद में धारा का मान क्या होगा। अब धारा I इक्वल टू, इस पर अभी पीछे में क्वेश्चन हमने बताया धारा I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ये फार्मूला ही है। Q जो है आवेश है और T जो है वो टाइम है, I जो है करंट है। तो यहाँ से इसका मात्रक एक तो हो जाएगा एम्पियर, लेकिन इस बेस फार्मूले से जब आप मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और टाइम जो है इसका मात्रक सेकंड हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड भी हो जाएगा। फिलहाल यहाँ फार्मूला पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए I इक्वल टू क्यू बाई टी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हमने कंप्लीट 17 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि निरंतर हम UPPCL TG2 के 12 शिफ्ट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।